गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मनी का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। हमने मनी के चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया मनी के बारे में, मनी क्या होती है, ठीक है, कि मनी कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको सब लोग जनरली एक्सेप्टेड करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज़ एनीथिंग which is generally accepted as a medium exchange, at the same time act as a measure of value, store of values and standard of deferred payment। कि ये चार जो काम करता है, नंबर वन मेजर ऑफ वैल्यू, कि जो सबसे पहले किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर करता है, सेम टाइम मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कि जो ये चार फंक्शन परफॉर्म करती है कोई भी चीज़, उसको क्या बोलते हैं? हम मनी, ठीक है। और इसी तरह हमने पढ़े मनी के फंक्शन, कि मनी के टू टाइप्स के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी को हम कैसे मानते हैं? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दैट एनीथिंग कैन बी परचेज एंड सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। सो मनी इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हमने कोई भी गुड सेल आउट करनी हो तो हम मनी के फॉर्म में रिसीव कर लेते हैं उसको, गुड्स को सेल आउट करके, और सेम मनी को हम यूटिलाइज कर देते हैं दूसरी चीज़ों को परचेज करने के लिए। तो मनी का फंक्शन क्या है? एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स यूनिट ऑफ वैल्यू, कि सारी गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं हम सबको किस में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कॉमन यूनिट मेजर ऑफ वैल्यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी फंक्शन। अब देखो सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि अगर हम मंथली वर्क कोई भी परफॉर्म करते हैं और उसकी पेमेंट हम किस में करते हैं? मनी में, तो उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो सिर्फ मनी से ये पॉसिबल होता है कि हम पूरे महीने काम लेते हैं और उसके बाद मंथ के एंड में पेमेंट करते हैं मनी के फॉर्म में। मनी को हम एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, कि हम अपनी यंग एज में अर्निंग करके उसको ओल्ड एज में यूज़ कर सकते हैं। और आज हम पूरे साल भर के लिए जैसे क्रॉप को सेल आउट कर देते हैं एक ही टाइम में, मार्च में हमने क्रॉप सेल आउट कर दी और जितना भी हमारे पास पैसा है उसको सेव करके हम पूरे ईयर भर यूज़ करते रहे। सो इट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मनी ओनली। तो मनी से हम वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन भी परफॉर्म करती है मनी। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, कि हम एक प्लेस से वैल्यू को दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अपना मकान बेचकर मनी रिसीव कर लेते हैं और दूसरी प्लेस पर उसी मनी से हम दूसरा मकान परचेज कर लेते हैं। सो मनी एक्ट एज अ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। आफ्टर दैट सम कॉन्टीजेंट फंक्शन ऑफ मनी आर ऑल्सो गिवन। कुछ कॉन्टीजेंट फंक्शन भी दे रखे हैं मनी के। क्या होते हैं मनी के कॉन्टीजेंट फंक्शन? फर्स्ट है बेसिस ऑफ क्रेडिट, की इकोनॉमी में जितना भी बैंक चलते हैं, चेक चलते हैं, ड्राफ्ट चलते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑल आर बेस्ड ऑन मनी। ये सभी मनी पे बेस्ड है। अगर मनी ना हो तो कोई भी ये फंक्शंस भी ना हो। सो मनी ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी। ये हमेशा मनी क्या प्रोवाइड करके रखते हैं? लिक्विडिटी। दैट मीन्स कि हम अपने डिसीजंस को कभी भी चेंज कर सकते हैं बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। और जितनी भी थ्योरीज हैं इकोनॉमिक्स में प्राइस मैकेनिज्म की, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, सब किस पे बेस्ड है? मनी पे। नेक्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। मनी की हेल्प से ही प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होता है वो किस पे बेस्ड होता है? मनी पे। सो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। ये सभी हमारे क्या थे? मनी के फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम हमने पहले ही पढ़ लिया। बार्टर सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। वो सिस्टम जो हम जिसमें हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं गुड्स के लिए और मनी का यूज़ ही नहीं होता, उस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफ़िकल्टीज थी? नंबर वन लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि हम गुड्स को, जब हम दो गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम किस वैल्यू पे दो गुड्स को एक्सचेंज करें, किस यूनिट पे दो गुड्स को एक्सचेंज करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी। तो क्योंकि हमारे पास कोई भी लैक ऑफ कॉमन यूनिट नहीं था। लाइक जब हम मनी में तो हम सारी चीज़ों की वैल्यू को एक्सप्रेस कर देते हैं। हमें पता है कि चीनी 45 रुपीज़ पर केजी है, वीट 30 रुपीज़ पर केजी है, राइट, मिल्क हमारा 60 रुपीज़ पर लीटर है। तो यहाँ तो हम सारे गुड्स को मनी के साथ लिंक करके बता रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास मनी नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास ऐसी कोई कॉमन यूनिट नहीं है जिस पे हम एक गुड्स को दूसरी सभी गुड्स में मेजर करके बता सकें। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कि इसके लिए हमें
मनी की बार्टर सिस्टम में हमें डबल कोइंसिडेंस ढूंढना पड़ता था। दैट मीन्स हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए था जिसके पास वो गुड्स हो जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्च, जो कि बहुत मुश्किल काम था। नेक्स्ट लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि डेफर्ड पेमेंट्स करने के लिए जो आप मंथली पेमेंट्स करते हो उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं था। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप वैल्यू को स्टोर भी करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि गुड्स को स्टोर करके रखोगे तो पैरिशेबल गुड्स तो रहेंगी नहीं, और जो कुछ रह सकती हैं जो गुड्स, उनके लिए स्टोरेज कॉस्ट बहुत हाई हो जाता था। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, दैट मीन्स यू कैन नॉट डिवाइड द होल यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट्स, कि आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी, नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया था। डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, कि आप सर्विसेज को किस रेट पे किस तरह से एक्सचेंज करोगे, फर्दर इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है, दैट इज़ सप्लाई ऑफ मनी, कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है, ठीक है। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मनी का टोटल स्टॉक जिसमें हम करेंसी नोट्स को इंक्लूड करेंगे, कॉइन्स को भी इंक्लूड करेंगे और डिमांड डिपॉजिट को भी, तीन चीज़ें, नोट्स, करेंसी नोट्स, कॉइन्स और डीडी डिमांड डिपॉजिट, इन सर्कुलेशन आर हेल्ड बाय द पीपल एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी लोगों के पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देश में जो भी करेंसी है, यानी नोट्स, कॉइन और डिमांड डिपॉजिट है, उन सबको इंक्लूड करके हम क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई। सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, इसमें कुछ चीज़ें हम शामिल नहीं करते हैं, हम सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक के पास जो भी कैश अवेलेबल है, ठीक है, और देश के बैंकिंग सिस्टम में जितना भी कैश अवेलेबल है, हम दोनों ही चीज़ों को मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि वो कैश जनरल पब्लिक के पास सर्कुलेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी ये कैश बैंकों और सरकार के पास है, लोगों के पास नहीं है, ठीक है। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन आर हेल्ड बाय पीपल, जो लोगों के पास कैश है वो हमारी सप्लाई ऑफ मनी है, इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं होती। तो अगर आपको मनी सप्लाई का फॉर्मूला कहा जाता है तो वही है मनी सप्लाई का फॉर्मूला, करेंसी हेल्ड बाय पीपल, दैट मीन्स नोट्स प्लस कॉइन प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, ठीक है। सी करेंसी, डी डी डिमांड डिपॉजिट एंड ओ डी इज अदर डिपॉजिट। तो M1 मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली मनी सप्लाई क्या है, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। सी मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, currency means coins and notes, DD demand deposit with public of the public with the banks, and OD means other deposit, ठीक है, OD में other deposit को include करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि हम डीडी ले रहे हैं खाली डिमांड डिपॉजिट को, डिमांड डिपॉजिट को हम चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं, और द डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन थ्रू चेक्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, इट डज नॉट इंक्लूड एनी एफडी, कि इसमें आप फिक्स डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करोगे, कि फिक्स डिपॉजिट तो विड्रॉ हो ही नहीं सकता, हम इसमें इंक्लूड करेंगे डिमांड डिपॉजिट को। M2 अगर हम, ये हमारा कौन सा मेजर था, M1 मेजरमेंट था। अगर हम M2 देखते हैं तो M2 मेजरमेंट इससे थोड़ा सा ब्रॉड है। M2 में हम M1 के सारे टर्म्स यानी M1 को भी लेंगे, M1 में C प्लस डी डी प्लस ओ डी को भी लेंगे, प्लस कुछ लोग बैंक में अमाउंट डिपॉजिट ना करा के पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो इसमें M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट खोला गया है वो, ठीक है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, सो 2 विल बी इंक्लूडेड इन M2 मेजरमेंट। M2 में क्या ले रहे हैं, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट। नाउ इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द M3, अब हम M3 मेजरमेंट पे आगे, M3 में क्या लेंगे, M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, कि इसमें हम M1 मेजरमेंट लेंगे और कमर्शियल बैंक का जो टाइम डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट जो हमने RD कराई है, जो हमने FD कराई है, जो चेक से नहीं निकलते हैं पैसे, वो भी M3 मेजरमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो M3 का फॉर्मूला है C प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है। अब M4 मेजरमेंट उससे भी सबसे बड़ा है, इसमें M3 यानी M1 भी लेंगे, टाइम डिपॉजिट भी, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट भी, तो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, या आप इसको M4 को इस तरह भी लिख सकते हो। M4 में हम क्या ले सकते हैं, M4 में ले सकते हैं हम M1 प्लस पोस्ट ऑफिस प्लस टाइम डिपॉजिट, यानी M4 में आप सारी ही चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, आप इसमें DC प्लस DD प्लस OD प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है। अब लिखा है एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट ऑन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर किससे रिलेटेड हो गया, मनी से रिलेटेड चैप्टर, ठीक है। अब इसमें मनी सप्लाई के बारे में एक नोट, आपको मनी सप्लाई के बारे में बता रही हूँ, हु सप्लाइज मनी इन द इकॉनमी, कि मनी की सप्लाई इकॉनमी में कौन करता है। मनी की सप्लाई इकॉनमी में
कंट्री का सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स आरबीआई भी करता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी करती है, ठीक है। ऑल द नोट्स ऑफ ₹1 कि सारे के सारे ₹1 के नोट किसके द्वारा छापे जाते हैं, आरबीआई के द्वारा। और उसके अलावा जितने भी आपके नोट्स हैं, ऑल अदर नोट्स, ठीक है, सारे सिक्के और नोट कौन छापता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। सिक्के तो सभी फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है और ₹1 का नोट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है। अगर आप ₹1 के नोट के ऊपर देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है भारत सरकार द्वारा जारी, दैट मीन्स ये गवर्नमेंट ने जारी किया है, दैट मीन्स ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। और दूसरा जो आपका ओल्ड टाइप के क्या चीज़ है, नोट्स हैं, वो सब के ऊपर लिखा था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी, दैट मीन्स वो किसने इशू किया है, आरबीआई ने इशू किया है, ठीक है। तो दोनों ही, एक सेंट्रल बैंक, एक आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक कमर्शियल बैंक, सभी मनी क्रिएशन यानी मनी सप्लाई करती हैं, ठीक है। और देश में 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए, नोट की प्रिंटिंग करने के लिए, और जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो लाइक इन दिस वे द गवर्नमेंट, finance ministry and commercial bank supplies money in the economy, right? So tomorrow we will study about the commercial banks.